कि किस तरह से चरण दर चरण चुनाव प्रचार तमाम पार्टियों का देखने को मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। इस बीच कौन सी पार्टी बेहतर करती हुई नजर आ रही है और जनता किस पर विश्वास कर रही है, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं सुशील वकील जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही अंजनी कुमार सिंह, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। अंजनी जी, चूंकि एक तरफ तो हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कानपुर में प्रधानमंत्री और सीएम योगी का रोड शो चल रहा है और इस रोड शो में जनता का सैलाब ये बताता है कि इस वक्त कानपुर की जनता क्या महसूस कर रही है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो या अपने प्रधानमंत्री या सीएम योगी के लिए हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, बिहार में तेजस्वी यादव कहते हैं कि किस तरह से सेना के तीनों अंगों के प्रमुख सनातनी हैं। ये बयान किस तरह का बयान आप किस ओर ले जाता है, क्योंकि आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं और प्रचार में इस तरह का बयान आपके खिलाफ हो सकता है। देखिए, चुनाव में जितने भी राजनीतिक दल हैं, परस्पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है जी। तेजस्वी यादव जी जो कह रहे हैं ये उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन जनता का जो जनमत है, जो जनता का मन है, वो वोट में तब्दील होता दिखाई दे रहा है जी। जो जन सैलाब उमड़ रहा है, इस बात का गवाह है कि आने वाले दिनों में वो लोकतंत्र का ऊंट किस करवट बैठेगा, लोकतंत्र में किसे गद्दी सौंपी जाएगी, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन अंजनी जी, अगर आप सेना पर सवाल खड़े करते हैं और आप कह देते हैं कि वो सनातनी है, इसका मतलब तो आप सनातन के विरुद्ध हैं क्या? ये सवाल खड़ा होता है, जनता भी ये सवाल करेगी, अगर वो सनातनी है तो आप क्या सनातन के विरुद्ध हैं? आप तो तमाम मुद्दे, और देखिए बीजेपी इस मुद्दे को किस तरह से लपक रही है, मतलब कि लगातार विपक्ष तमाम मुद्दों को थाली में सजा के दे रहा है। दरअसल ऐसा है कि सनातन शब्द की, उनका शब्द को उनकी ना अर्थ पता है ना व्याख्या पता है। खाली सनातनी कह देने से, किसी पर आरोप लगा देने से कोई बात नहीं बनती है। अगर सनातन शब्द का अर्थ देखा जाए तो हमको इतिहास में जाना पड़ेगा जी। हमारे वेद और ऋषियों में ही सनातन शब्द का अर्थ तय कर दिया गया है, सनातन शब्द की व्याख्या कर दी गई है जी। सनातन शब्द का शब्दकोशिक अर्थ होता है शाश्वत होना। हमारे धर्म संस्कृति, हमारे जो है जितनी भी परंपराएं हैं, सब शाश्वत है, अक्षुण्ण है, मिटने वाली नहीं है, इसको सनातन कहा जाता है। तो जब हम धर्म से, संस्कृति से, सभ्यता से सनातन है, तो आपको सनातन होने में किस बात की आपत्ति है? और आप सनातन शब्द का अर्थ ही नहीं जानते हैं, इसलिए आप जो है, आप चुनाव चाहे तो कह दीजिए। कभी विश्लेषकों के बीच बैठ करके, कभी विद्वानों के बीच बैठ करके आप सनातन शब्द का शब्द ढूंढेंगे तो आपको बखूबी पता लगेगा कि सनातन शब्द क्या है और सनातन शब्द का अर्थ क्या है। रही चुनाव की बात, तो चुनाव में ऐसे जितने भी बातचीत की जाती है, जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब होता है सिर्फ जनमत के विश्वास का, और जो वोट में तब्दील होता है, जो मतदान जन सैलाब करेगा, मत पेटियों में उनका भाग्य तय करेगा, ये तय करेगा कि कौन सनातनी है कौन नहीं है जी। ठीक, सुशील जी मैं आपके पास आऊंगी इसी सवाल को लेकर, क्योंकि तेजस्वी यादव का ये कह देना कि तीनों अंगों के प्रमुख सनातनी हैं, सनातन है, मतलब ये आप तो लगातार बीजेपी को मुद्दा दिए जा रही है, जनता के सामने बीजेपी उसको बखूबी भुनाते हुए नजर आ रही है। देखिए ऋतु जी, ये अजीब सी बात लग रही है कि पहले ही इंडिया गठबंधन जो है पहले से ही कमजोर है। न इनके बड़े बड़े नेता की ये जनसभाएं कर रहे हैं, न कोई नेता एक दूसरे के संपर्क में है, एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, ये जो लोग हैं, ये प्रधानमंत्री को, बीजेपी को खुद ये देते हैं इश्यूज बना के कि आप पैर वो ना आप कलरी पैर पे मारो जी। आप देख लीजिए तेजस्वी जी का, इसका ये बयान देना कि तीनों ये सनातनी है और ये सेना के प्रमुख। आप देख लीजिए, भारत देश है, क्या इसमें भारत देश में अगर कोई जैसे मैं या कोई बंदा हो जो किसको आरएसएस से एफिलिएशन हो, बीजेपी से और किसी धर्म से हो, क्या वो ये नहीं कर सकते? अब हमारी जो राष्ट्रपति है वो ये सनातनी नहीं है, वो तो, लेकिन एक चीज है बैकवर्ड कम्युनिटी से है, लेकिन ये राष्ट्रपति तो है। अगर आप बाई चांस सेना के भी तीनों चीज प्रमुख ये बन गए सनातनी है, उसका मतलब क्या हो गया? उनको हक नहीं है होने का? क्या अपने देश में हमें सनातनी होके फिर अपने देश में हम सीनियर पोजीशन पे नहीं जा सकते? ये प्रधानमंत्री को यहाँ से मौका देते हैं, प्रधानमंत्री उनको उछालते ऐसे फिर कि उनको उससे नुकसान हो जाता है। अब राहुल गांधी को देख लिया, वो भी ऐसे मुद्दे उठाता है जो उनसे उनको हमेशा उल्टे पड़ते हैं। अब कुछ जो बचा नहीं था वो हो गया पाकिस्तान के मंत्री के बयान से, जो उन्होंने कहा कि राहुल जी आना चाहे कि
यहाँ तो उसको भी उछाला गया कि ये देखो भाई राहुल गांधी हिंदुस्तान के लोग उसको पसंद नहीं करते, पाकिस्तान के लोग कितना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अब उनका फेस दिखाई देता है कि पाकिस्तानी फेस है। इसलिए ये जो मुद्दा है ये बड़ा विपक्ष जो चल रहा है, रॉन्ग चीज चल रहा है कि हमेशा जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है वो काम नहीं करता है। इससे अगर पॉजिटिव वे पे जाते वो ज्यादा अच्छा था। और अब क्या चीज हो गई, ये जो इलेक्शन है ये डेवलप पहले दूसरे फेज में भी कम से कम दूसरे फेज से शुरू हो गया। ये डेवलपमेंट वगैरह जितने भी इश्यू थे, बेकारी वगैरह, रोजगार वगैरह, वो टोटली चेंज हो गया। अब देख लो यूपी में इस समय इशू है, इलेक्शन है। अब इलेक्शन में क्या यूपी में कम से कम 70 to 80% हिंदू वोट तो है जी। अब 20-30% जो अपना मुस्लिम वोट है या बाकी छोटे छोटे समुदाय। लेकिन ये लोग 80% लोगों को नाराज करना, इससे विपक्ष को क्या मिलेगा? ये तो सारा जो बीजेपी से ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। जितना ये बीजेपी के सनातन के खिलाफ बोलेंगे उतना सनातन एक तो उभर जाएगा, और जो सनातन के लिए कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं वो भी आगे जाएंगे। आप देखिए साउथ में बीजेपी का कोई फुट होल्ड नहीं था। अब बीजेपी में वहाँ साउदर्न स्टेट्स में 2-3 नेताओं ने जो स्टेटमेंट दिया सनातन के खिलाफ, उससे क्या हो गया, जो वहाँ हिंदू कम्युनिटी थी वो बिखरे हुए थे, उन स्टेटमेंटों से वो इकट्ठे हो गए। उसका ये नतीजा निकलेगा। आप देखिए जो बीजेपी पहले साउथ में कोई अपना खाता नहीं खोल सकी, इस बार वहां पर भी, चाहे आप तमिलनाडु ले लो, केरला ले लो या आंध्र प्रदेश ले लो, तीनों जगह से ये अपना ये निकाल रहे हैं, ये तेलंगाना वगैरह में हर जगह इनका इस बार खाता खोल रहा है। वो इस वजह से कि जो अपोजिशन ने ज्यादा सनातन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, वो बीजेपी को सपोर्ट में गया, उसकी वजह से भी हिंदू इकट्ठे हो गए, उससे हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया, वो बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो बखूबी जनता के सामने क्या पेश करना है वो प्रधानमंत्री खुद कन्वे कर रहे हैं जनता को कि आखिर विपक्ष क्या कहना चाहता है। इसके साथ ही सुशील जी, क्योंकि बार बार जब प्रधानमंत्री शहजादे का जिक्र करते हैं तो हर जगह कहते हैं कि शहजादा किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहा है या फिर अमेठी की सीट छोड़कर भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसी शहजादे के बाद बहन मैदान में उतरती है राहुल गांधी की प्रियंका गांधी, और वो कहती हैं शहजादे से वो लड़ाई शहंशाह पर चली गई। कहते हैं शहंशाह महल में रहकर क्या जाने जनता के मुद्दों को, क्या इसका असर जनता पर पड़ेगा? अगर ऐसा होता है ऋतु जी, फिर तो शहजादी की जो बहन जी है वो जाती कल वहां अमेठी में जो उनका उम्मीदवार है शर्मा जी, उनके जो उनका परिवार का बंदा है उसको भी जाती वहां पर। फिर जब वो रोड शो वो जब गया था वो भरने के लिए इलेक्शन का फॉर्म, वो वहां भी चला जाती। वहां क्यों नहीं गई वो कि बाइक है, क्योंकि इनका एक चीज देखने में आपका यह बड़ा ये लग रहा है, जहां भी ये जाते तीनों माँ बेटा बहन एक ही साथ तीनों चले जाते हैं। इंस्टेड क्या करे, 3 अलग अलग जगहों पे फैल जाते हैं, फिर भी लोग चल, लेकिन इनकी वो चल रही है। अब जो वो कह रहे हैं कि मैं इसके साथ साथ ये रायबरेली में काम करूंगी, वो चीज करूंगी, ये चीज करूंगी, क्योंकि इनको भी अपनी जगह लग रहा है क्योंकि इतना आसानी की वो वेनाड में तो वो लड़ ही रहा, लेकिन वहाँ इनको लग रहा है कि वहाँ उसकी स्थिति अच्छी नहीं है कि इस बार ट्रायंगुलर कंटेस्ट रहा। पिछली बार इनके साथ CPIM वगैरह साथ थे, इस बार उनका कैंडिडेट भी स्ट्रांग है। इनको ये लग रहा है कि शायद वहां पर अगर ना होगा, रायबरेली में ये अपना किस्मत आजमा रहा है। लेकिन रायबरेली में भी बड़ा इसका मुकाबला है दिनेश सिंह के साथ, बड़ा ऐसा उसके लिए इतना इजी नहीं होगा जैसे पहले इनका होता था। परिवार का कोई भी बंदा उठता था, लोग आंखें बंद करके वोट डालते थे। इस बार 25 साल के बाद ये दोबारा वहां पर देखने गए, लोग भी इतने नहीं है कि वो 25 साल के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ के गए थे आज दोबारा आएंगे तो वोट इनको आंखों से देख देंगे। ठीक है अंजनी जी, चूंकि ये लड़ाई जैसे जैसे तमाम चरण आगे बढ़ रहे हैं, अब ये लड़ाई शहंशाह वर्सेस शहजादे की हो गई है, जहां एक तरफ लगातार प्रधानमंत्री शहजादे का जिक्र करते हैं तो वहीं अब विपक्ष ने शहंशाह शब्द पकड़ लिया है। क्या इससे जनता पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या जनता शहंशाह को समझ पाएगी? क्योंकि पहले तो शहजादा समझ रही है वो। अंजनी जी आपकी आवाज म्यूट हो गई है, उसे ठीक कर लें। अंजनी जी अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है अभी भी। देखिए मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, जल्दी से अंजनी जी बात पूरी कर लीजिए क्योंकि समय की कमी है।
देखिए, लोकतंत्र में न कोई शहजादा होता है न कोई शहंशाह होता है। जनता जिसको पलकों में बिठाती है वही शहंशाह होता है जी। जो शहंशाह कह रहे हैं वो शहंशाह नहीं है, वो लोकतंत्र के मुखिया हैं, लोकतंत्र के वो अभिभावक हैं लोकतंत्र के, जिनको शहंशाह का संबोधित किया जा रहा है। मतलब वो मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ जिनको शहंशाह कर रहे हैं, और जिनको शहजादा कहा जा रहा है वो शहजादा इसलिए कहा जा रहा है कि एक लंबी परंपरा रही है किसी राजनीतिक विरासत की, जो कि हेरिडिटल है, जो आनुवंशिक है। किसी एक ही परिवार से लगातार अगर सत्ता में राजकुमार बने रहते हैं तो उनको शहजादा कहकर लोग संबोधित करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में ये सब बातें बेबुनियादी हैं। लोकतंत्र में ठीक है अंजनी जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ क्योंकि समय की कमी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।